हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 की भारत के विदेश से संबंध। तो आइए देखते हैं। भारत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत जैसी स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश संबंध कि पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ कैसे भारत के विदेश से संबंध रहे हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं भारत की विदेश नीति के तत्व। कि भारत की विदेश नीति के तत्व थे, जैसे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण और साम्राज्यवाद का विरोध, पंचशील। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। और अब हम आगे चलते हैं लेक्चर को ना ज्यादा बड़ा करते हुए। अब हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति, नेहरू की भूमिका क्या है। नेहरू आजाद हिंदुस्तान के, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के साथ साथ वे विदेश मंत्री भी थे। और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी अपने स्वतंत्र पार्टी, वो स्वतंत्र भारत होने से पहले। और नेहरू जी के विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे, आपको दिख ही रहा है। कठिन संघर्ष प्राप्त संपूर्णता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये 3 उद्देश्य थे नेहरू जी के और विदेश नीति के। और कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि नेता कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेकार हो। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका सोचना ये था कि जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए, उससे संबंध अच्छे करने चाहिए। और भी देख लेते हैं हम। अब नेहरू की भूमिका तो हमने देख ली। अब 2 खेमों से दूरी, भारत ने 2 खेमों से दूरी इस वजह से लगाई। मैंने आपको पिछली चैप्टर की बुक बताया था समकालीन विश्व राजनीति में कि भारत दो ना भारत इस वाले खेमे में शामिल था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ना सोवियत संघ में, कि 2 ध्रुवीय देश हो गया था। पहला ध्रुव अमेरिका, दूसरा ध्रुव सोवियत संघ। भारत ने तीसरा विकल्प चुना और तीसरा विकल्प दुनिया को दिया, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता के शामिल थे तीसरी दुनिया कहा गया, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। और वो दोनों ध्रुवों से दूरी बनाई उनने। ना वो नाटो का सदस्य बना, ना वो वार्सा का। नाटो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की संधि है, और वार्सा जो सोवियत संघ की संधि है, वो किसी का सदस्य ना बना और गुटनिरपेक्षता में रहा। अब 1956 में तब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मसले पर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। ये वाले भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं एफ्रो एकता सम्मेलन। एफ्रो एकता सम्मेलन में भारत ने 1947 मार्च ने एशियाई संबंध सम्मेलन की आयोजन किया। एशिया सम्मेलन आयोजन करा और भारत ने इंडोनेशिया की आजादी पर भरपूर योगदान दिया था कि इंडोनेशिया की आजादी हो, और भरपूर उसका योगदान रहा। और भी देश 1947, ये 1950 का जो दशक रहा है, ये नहीं कि भारत को आजादी मिली, हर किसी देश को। और भी बांग्ला, वो पाकिस्तान, भारत और भी देश हमारे साथ साथ इंडोनेशिया की आजाद हुए। इंडोनेशिया के आजादी के भरपूर, जो डच के गुलाम था इंडोनेशिया, डच से चुंगल से मुक्त करवाया डचों के। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन 1955 में हुआ। और कहा जाता है इसी सम्मेलन के दौरान, बांडुंग सम्मेलन में के दौरान गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी। मैंने आपको पहले की वीडियो बना था गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 5 संस्थापक देश, वाली आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एफ्रो एशियाई एकता की, और पहला गुटनिरपेक्षता शिखर सम्मेलन 1961 दिसंबर में बेलग्रेड में हुआ। और वर्तमान में इसके सदस्य पूछा जा सकता है 120 सदस्य हैं। और सितंबर 2016 में 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ, और 18वां सम्मेलन जून 2019 को अजरबैजान में हुआ। आप, ये क्वेश्चन बन सकता है 18वां, तो इसे पढ़ लेना। अब हम देखते हैं कि चीन के साथ शांति और संघर्ष कैसे हुए। पहले हम पंचशील देख लेते हैं कि पंचशील कैसे था। और पंचशील 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रमुख नेता चाओ इन लाइन के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, इन्हें पंचबिंदु कहा जाता है। इन्होंने आपस में समझौता ये करा कि एक दूसरे के विरुद्ध ये आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह कश्मीर का मामला था तो चीन इसमें नहीं बोलेगा, और दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे। उन्हें क्षेत्रीय जैसे सीमा विवाद चलता रहा है ये नहीं होएगा। और
समानता पर परस्पर मित्रता की भावना रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, जैसे युद्ध करा गया था, और शांति पूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे। लेकिन चीन इसकी बातों को नहीं मानता। उनने तभी भी 1962 में युद्ध छेड़ दिया सीमा विवाद पर। और सीमा विवाद उनने अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। अभी मैं आपको बताऊंगा 1962 के युद्ध में चीन का आक्रमण जो था 1962 का युद्ध कहा जाता है। और 1962 के युद्ध से पहले भारत के इसके साथ संबंध खटासी थे, अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और 1959 में धार्मिक नेता दलाई लामा को शरण दी, जो वहाँ के धार्मिक नेता थे तिब्बत के दलाई लामा, उस पर कब्जा जमा लिया और वहाँ की संस्कृति को हटाने की सोची। तो दलाई लामा भारत के लिए शरण मांगी, क्योंकि मुझे शरण दे दिया, तो भारत ने उसे शरण दी। तो चीन का ये कहना था कि जो भारत है चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ये हमारा आंतरिक मामला है, और वो दलाई लामा को शरण दे रहा है। और 1957 से 1959 के बीच अक्साई चीन इलाके पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। जैसे अभी मैंने बताया था अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला हिस्सा है, अक्साई चीन वाले वो अरुणाचल प्रदेश के उस समय नेफा और उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। जो वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को उस समय क्या कहा जाता था, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। और सन 1962 के अक्टूबर में व्यापक स्तर पर हमला कर दिया चीन ने भारत पर। लेकिन भारत अभी तैयार नहीं था, अभी आज़ादी हुआ था, इतने टेक्नोलॉजी नहीं आए थे, तभी भी उनने हमला कर दिया। और भारत ने इस पे विजयी तो नहीं आई, क्योंकि भारत स्थिति कमजोर था सैन्य से, और चीन इसमें जीत गया। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के संबंध कैसे रहे थे। कि पाकिस्तान के साथ भी संबंध भारत के शुरू से ही खराब रहे हैं, क्योंकि सन 1947 में कश्मीर और भारत पाकिस्तान के सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था, और बहुत बड़े इलाके पीओके पे कब्जा जमा लिया था चीन ने, पाकिस्तान ने बहुत बड़े पीओके पे कब्जा जमा लिया, जिसे अब पाकिस्तान अपना कहता है, ये भारत का हिस्सा था। और विश्व बैंक की मध्यस्थता पर 1960 में जल संधि हस्ताक्षर हुए। मैंने यहाँ नेहरू लिखना था, यहाँ पर मैंने भैरव लिख दिया है। और जनरल अयूब खान के बीच जल संधि 1960 में हस्ताक्षर हुए। लेकिन 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। सीमा विवाद और पाकिस्तान ने पीओके कश्मीर के मुद्दे पर हमला कर दिया। चीन ये सोच रहा था 1962 में चीन के साथ ही युद्ध हुआ है, और पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अब हम इनसे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, और ऐसा नहीं उनकी भी सेना अमृतसर तक आ गई थी, और हमने बहुत नुकसान पहुंचाया था चीन को, पाकिस्तान को। और हम देख लेते हैं और भी बहुत सी नीतियां अपनाई गई। और 1965 के अप्रैल में हमला किया, लेकिन 1966 में 64 में नेहरू की मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की 1964 में। और 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम पे। और 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता पर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री और जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। और इस ताशकंद समझौते में ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में ही। और अब हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश का युद्ध 1971, पूर्वी पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान में विजयी रही, उन्होंने वोट मिली। और पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के मुजफ्फर रहमान इसके प्रधानमंत्री बने। और पाकिस्तान सेना ने 1971 में शेख मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढालने लगे। कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो वहां पर रह रहे थे उन पे जुल्म डालने लगे 1971 में, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और सोवियत संघ के 1971 में शांति और मित्रता पर एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए भारत ने। और 1971 ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया, पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। और 1971 के ही 80 लाख शरणार्थी भारत में आने लगे, और 80 लाख शरणार्थियों का भारत ने बोझ झेला था 1971 के टाइम में। और बहुत सी जुल्म हुए, और इंदिरा गांधी को इससे 4 चांद लग गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक नए देश का उदय करवाया था, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972
में। अब भारत के विदेश संबंध में कारगिल वॉर देख लेते हैं, जो 1999 में हुआ था। 1999 में कारगिल पाकिस्तान के बीच का एक हिस्सा है कारगिल। उसमें पाकिस्तान ने अंदर घुस के हमला कर दिया था, और पाकिस्तान 1999 के मई और जून की यह लड़ाई लड़ी गई थी। और 26 जुलाई 1999 में भारत ने अधिकतर अपने ठिकानों पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। और योगेंद्र, एक जिन्हें परिवीर चक्कर भी मिला, जो सेना का बहुत बड़ा पुरस्कार है, उनके बारे में, वो भी इस वॉर में थे, उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। और कारगिल वॉर इस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अब देख लेते हैं हम भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत का परमाणु कार्यक्रम मई 1974 में पोखरण राजस्थान में पड़ता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। और फिर 1998 में पोखरण में ही अपना 5 परमाणु परीक्षण करे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर लिया भारत ने कि अब हम परमाणु संपन्न है। और भारत ने 1968 की अप्रसार संधि और 1995 में व्यापक परीक्षण निष्पेक्ष संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, कि भारत इसे भावपूर्वक मानता था, ये भावपूर्वक है और हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और भारत की परमाणु नीति तो ये थी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे। लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण इस वजह से करा क्योंकि चीन ने 1964 में अक्टूबर में परमाणु संपन्न हुआ, और अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने, जिसे वीटो पावर कहा जाता है। और चीन, जब हम किसी UNO में कोई केस लेके जाते हैं तो चीन वीटो पावर का अपनी इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करता। और भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, कि शांतिपूर्वक अपने कार्य को हेतु परमाणु का प्रयोग करेगा, क्योंकि हम पे हमला करोगे तो हम तुम पे हमला करेंगे। और भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए, और व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अपने परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। और भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, ये भी भारत की परमाणु नीति थी। और भी बहुत थे। आपने अब इसके बाद में जो आने वाले जो चैप्टर आएंगे, अब इंदिरा गांधी की सरकार, इनकी मृत्यु हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री की 1964 में। इंदिरा गांधी और कांग्रेस 2 में बढ़ जाएगी, कांग्रेस O और कांग्रेस R में। अब इसे बाद में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। और भारत के विदेश संबंध आपको चैप्टर समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।